Very welcome to all of you and welcome class 11th. I guess this is your first class, right? So in this class क्या करने वाले हैं हम लोग बेसिकली हम लोग पूरा करिकुलम को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करिकुलम है आप लोगों के लिए पूरा ये 11th और 12th फुल 2 इयर्स की जर्नी में आपको किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है किसका वेटेज क्या होता है एंड देन लास्ट हम बात करेंगे जेई और नीट दोनों के एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। ठीक है। आज हम लोग बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है पूरा। तो इसमें हम लोग पूरा ब्रीफ अपना करिकुलम को डिस्कस करेंगे कि हमें इस 2 साल के अंदर पूरा क्या क्या कवर करना है। और इन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे जो भी सिलेबस करिकुलम का हो। क्लियर है? तो सभी लोग ज्वाइन कर लो पहले फटाफट, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करो सभी। राइट, गुड। सो यहाँ पे हम लोग पूरे अपने करिकुलम को डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारा करिकुलम है। माय नेम इज विवेक फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री में जितना भी है जैसे अलग क्लासिफिकेशन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द 3 पोर्शन ऑफ द केमिस्ट्री, राइट? किसमें क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे एंड ऑल दिस थिंग। ठीक। सो बेसिकली आज हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा उसमें फर्स्ट हम क्या देखेंगे, एज वी कैन सी हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जेई एंड नीट दोनों का कंबाइंड सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा जेई मेन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊं, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं आप लोग को जेई मेन एग्जामिनेशन 2024 में जो होने वाला है अभी उसके बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया दूं आप लोगों को, तो उसके बारे में आप क्या समझेंगे बेटा। तो पहली चीज ये कि मान लो जैसे हमारा कंट्री है, राइट, डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हैज द एम्बिशन टू बिकम एन इंजीनियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोगों ने भी जब 12th में मेडिकल या नॉन मेडिकल लिया होगा तो ये सोच के साथ लिया होगा कि मे बी हम लोग आईआईटी में करना चाहते हैं फर्दर स्टडीज, या फिर हम लोग डॉक्टर में एमबीबीएस वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है, नीट का पेपर क्लियर करना चाहते हैं, राइट। बहुत सारे बच्चों की ये होता है एम्बिशन कि वो इंजीनियर बने। So to become a successful engineer, everyone wants to get admission in a very good or we say renowned engineering institute, right? अब अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो, ठीक है। अब वो अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए क्या तरीका है? सो देयर इज ओनली वन वे टू गेट द एडमिशन इन द गुड कॉलेजेस एंड व्हाट द क्या रास्ता है वो, क्या तरीका है वो? सो eminent institute like NITs हो गया, IITs हो गया, which is to crack nothing but JEE main examination. So अगर आपको एक अच्छे कॉलेज से अच्छी जगह से सक्सेसफुल इंजीनियरिंग करके, राइट, सक्सेसफुल इंजीनियरिंग करनी है आप लोगों को और अच्छा सा आपको कॉलेज चाहिए, सो क्या वो पाथ क्या है उसका? तो पाथ है बेटा हम लोगों का टू क्रैक द जेई मेन एग्जामिनेशन। वंस यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन देन ओनली यूल गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेजेस, राइट। सो वी आर हियर, हम लोग पूरा क्या कराने वाले हैं, पूरा जो भी आप लोगों का, जैसे मैं पूरा केमिस्ट्री लूंगा, ऐसे मैथ्स, फिजिक्स, बायो, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा सभी टीचर्स आपको उसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि क्या शेड्यूल रहने वाला है, कैसे आप इसको फॉलो करेंगे, राइट। सो ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट द जेई मेन एग्जामिनेशन कि ये पूरा जो जेई मेन एग्जामिनेशन है उसमें हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्यों उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं और उससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो इन सभी के बारे में ये सारी चीजें हो गई। सो आई होप ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है। एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क बेटा, राइट। चलो, नेक्स्ट देखो बेटा, इसी तरीके से अगर मैं नीट एग्जामिनेशन की बात करूं, सो जस्ट लाइक इन इंजीनियरिंग इन इंडिया ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट आल्सो हैज द एम्बिशन टू बिकम एन अ डॉक्टर। सो टू बिकम अ डॉक्टर everyone wants to get admission in a very good medical institute. So what's the way? So there is only one way to get admission. Institute like AIMS, government medical colleges, that to crack the NEET examination, right? To crack the NEET examination. So this is all about NEET and JEE examination. That why we हम क्यों देते हैं नीट और जेई एग्जामिनेशन को। अब देखो बेटा, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी, राइट, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी। इफ अगर मैं बात करूं कि जेई की एलिजिबिलिटी क्या है,
फिर नीट की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में क्या है, सो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेटा वो बड़ा सिंपल है। सो देयर इज अ सिटीजन एलिजन क्राइटेरिया टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। कैंडिडेट शुड गेट अ मिनिमम ऑफ 75% and 65% for the reserve category candidates, right? Marks on their 10+2 examination, जो आप लोग 11th में हो और 12th की सीबीएसई में आपको 75% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। Now, anyone who has passed 10+2 exam or will be appearing in 2023-24 can appear in this exam, है ना? यानी जिन्होंने अपना 12th पास कर लिया है या वो लोग जो 12th में हैं अभी, वो भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब चलो हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं फटाफट। केमिस्ट्री का सिलेबस बेसिकली, ठीक है। सो इसमें हम लोग पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में जेई और नीट दोनों में क्या क्या सिलेबस होता है। तो ऑलमोस्ट सिलेबस देखो सेम है, राइट। जो फर्क होता है जेई और नीट में वो क्या है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, क्योंकि अगर मैं जेई की बात करूं तो उसमें सिर्फ कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ओनली 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू और 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। सो 20 plus 5, that is 25. So you need to attempt only 25 questions. On the other hand, in a NEET, you have to attempt 80 questions. राइट, सो इसीलिए उसमें उस उतने ही टाइम में, क्योंकि एग्जाम तो दोनों 3 आवर्स का है, सो उसी 3 आवर्स में आपको क्या करना है। अगर मैं बात करूं जेई का तो आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसका, नीट का, तो वहां पे आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बेटा, नीट में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। समझ रहे हो, तो ये डिफरेंस है। तो उसी लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, थोड़ा नीट के क्वेश्चंस को देखा जाए तो उनका लेवल थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू दिस, राइट। सो ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा आप सभी को ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे ये चीजें होती हैं और किस किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई गेस यहाँ तक किसी को कोई भी इशू नहीं होगा। डन, चलो वेरी गुड। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सभी लोग ज्वाइन कर लो बेटा फटाफट जल्दी से एक बार, सभी लोग ज्वाइन कर लो। या अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो 11th का हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने यहाँ पे सिलेबस कैसे पार्टिसिपेट किया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चीज थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ, राइट, फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस की बात करता हूँ, तो यूनिट 1 में क्या है हमारा, सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये पहला चैप्टर है हम लोगों का जो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या क्या करना है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको फटाफट देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं बेटा, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, दैट इज मैटर एंड इट्स नेचर, राइट। इसके अंदर हम लोग डायटल एटॉमिक थ्योरी हो गया, थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स एलिमेंट हो गया, उसके कंपाउंड्स हो गए, इन सब चीजों को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, वो होगा हम लोगों का बेटा यहाँ पे मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मूल कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मूल कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को, ठीक है। तो मूल कॉन्सेप्ट का जो पार्ट होगा वो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो इसमें हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस का, मोलर मासेस का, सिमिलर वे में परसेंटेज कॉम्पोजिशन का, इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड सोशियोमेट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। एंड सिमिलर वे में देखो, इसके अंदर हम लोग का जो मेजर फोकस होगा ना इसमें, वो हमारा रहने वाला है बेटा मूल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मूल कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज मूल कॉन्सेप्ट, ये हमारा इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये आप सभी को बड़े ध्यान से समझना है। मोल कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है, इस मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है बेटा, जैसे हम लोग अलग अलग चीजें इक्वेट कर कर, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा कंबशन हो रहा है हाइड्रोकार्बन का CH4, अगर ये O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CO2 + H2O बना रहा है, तो किस तरीके से कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट बनेगा, अगर मुझे अमाउंट को कैलकुलेट करना है, या किसी ने ये बोल दिया कि यहाँ पे 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रहा है तो कितना मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो इन सारी चीजों का क्वेश्चन हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के अंदर करते हैं। आप लोगों ने थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट अपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे हम पढ़ते थे 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन। उसी मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में पढ़ना है और थोड़ा सा बड़ा लेके चलना है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है सबको, कंफर्म कर दो बेटा, है ना। पहला जो चैप्टर है हमारा, दैट इज कौन सा चैप्टर बताया मैंने आप लोगों को,
सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है भाई ये एसआई यूनिट्स, डायमेंशन एनालिसिस, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होगा वो होगा केमिकल इक्वेशन, स्टोइचियोमेट्री और मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? राइट, चलो वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेसिकली इस साल का अगर मैं सिलेबस देखूँ ना, 2024 का जेई का जो सिलेबस है और नीट का, उसमें ये चैप्टर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सो आप लोग तो इसको 2025 में पेपर देने वाले हो, राइट? सो वहां के लिए मे बी इंक्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अभी जो इस साल पेपर है 2024 में, वहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर इंक्लूड नहीं है, ये रिलेटेड पोर्शन है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट कि है क्या ये। तो इसके अंदर हम लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स का देखना होता है। और हम लोग देखते हैं कि गैस लॉज पढ़ते हैं इसके अंदर, जैसे कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गेल लुसाक लॉ हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो एक चीज और, जस्ट वेट, एक सेकंड वेट करो। ठीक है, चलो देखो। हम्म तो स्टेट्स ऑफ मैटर में बेसिकली हम लोग तीन स्टेट्स पढ़ते हैं, आप सबको पता है तीन स्टेट कौन कौन से होते हैं। एक अपना सॉलिड स्टेट हो गया, है ना, एक अपना लिक्विड स्टेट हो गया, सिमिलर वे में एक अपना गैसियस स्टेट हो गया। तो गैसियस स्टेट को हम कवर करते हैं बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर में, और लिक्विड स्टेट को, तो इन दो को हम कवर करते हैं अपने 11th क्लास में, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को बेटा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। क्लियर है ये चीज सबको? चलो उसी तरीके से बेटा, जो अपना सॉलिड स्टेट है वो 12th का पोर्शन है, जिसको 12th में कवर करते हैं। लिक्विड और गैस को इस चैप्टर में कवर कर लेते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है ये वाला भी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं बेसिकली, तो इस चैप्टर के हम लोग इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके से, राइट, किस किस तरीके से जो अलग अलग गैसेज हैं उनको अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे ट्रीट करूं, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं, तो अलग अलग चीजों को हम लोग बिहेवियर में देखते हैं कि भाई गैस प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, वॉल्यूम के साथ रिलेशन क्या है प्रेशर का। तो इन सभी चीजों को इस चैप्टर में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ भी रही होगी और बहुत क्लियर भी है ये चीज कि क्या क्या इसके अंदर हम लोग पूरा कवर अपना करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, नेक्स्ट इसमें जो देखना है आप लोगों को, क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो ये वन ऑफ द बहुत ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी अगर आप केमिस्ट्री में चाहते हो कि आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग में अच्छे से ग्रैप हो जाए, तो ये सब चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वन ऑफ देम। इस चैप्टर से बहुत कॉन्सेप्ट हम लोगों को सीखने को मिलता है, जो हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत हेल्प करता है केमिस्ट्री की बहुत सारी चीजें समझने में। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि देखो, मैं बात करूं, जैसे मेरे पास यहाँ है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से एटम आया, उसका शेप कैसे हमने डिफाइन किया, क्या होता है ये पूरा थॉमसन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था वो किस तरीके से काम कर रहा था। सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर उनमें कुछ लिमिटेशंस आने लगी, फिर उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए बोहर मॉडल आया, फिर कुछ बोहर मॉडल की भी लिमिटेशंस आई, जिसको दूर करने के लिए हम लोगों ने कुछ और क्वांटम मॉडल्स को यूज किया। ठीक है, सो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को पढ़नी होती है। ठीक है, सो थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशन, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बात करेगा इसमें कि भाई आइंस्टाइन वगैरह जो साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि जो लाइट होता है वो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर का होता है, मतलब लाइट ऐसे सीधे चलता है। और कई साइंटिस्ट ऐसे थे जो बोलते थे नहीं, लाइट जो होता है वो वेव नेचर में चलता है ऐसे। तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है पूरा डुअल नेचर के बारे में, कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन क्या होता है, लाइट क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर, ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारा क्या है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम किस तरीके से बना था।
ठीक है, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में, और अलग अलग डेरिवेशन था। एनर्जी निकालने का अलग फॉर्मूला था, रेडियस निकालने का अलग फॉर्मूला था, वेलोसिटी निकालने का अलग फॉर्मूला था। तो इन सभी चीजों को इसमें कवर करने वाले हैं। फिर ये देखो डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन आ गया, जो मैं अभी बात कर रहा था। फिर आ जाएगा हमारा वेव फंक्शन के बारे में बात करना, कि ये वेव फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं, किस तरीके से हम लोग वेव फंक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा हम लोग का बेटा शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं अबाउ प्रिंसिपल को यूज करके, क्या तरीका होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। तो इन सभी चीजों को बेटा हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आसानी से समझ पा रहे हो, है ना। तो इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, जैसे कि अब बाउ प्रिंसिपल को यूज करके किस तरीके से, अभी तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते आए हो, अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आए हो ऐसे, जैसे Na11 है तो आपने कैसे लिखा होगा, Na11 है तो आपने लिखा होगा उसको लाइक 281। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो इस तरीके से कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सबको सीखना है हमें। ठीक है, तो वो हम अबाउ प्रिंसिपल से सीखेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा पिक्चर में, जो हमें ये बताएगा कि किस तरीके से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। हंट्स रूल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, ये सब क्या चीजें होती हैं, सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग को देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वन ऑफ द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के लिए ये, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर है, चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। तो नेक्स्ट आएगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो सिलेबस है ना, वो होगा केमिकल बॉन्डिंग। सो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग करेंगे। सो इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी, मतलब ये जो स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर है ना 11th के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ये बेस है, देर आर लाइक बेस। अगर आपको ये सब चैप्टर्स क्लियर हो गए तो आप बहुत इजीली बाकी चीजों को समझ सकते हो, राइट। सो इन सब चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में जाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप जितनी भी आगे केमिस्ट्री में करते जाओगे वहां आपको प्रॉब्लम होगी। सो केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ देम, राइट। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग जो है। क्लियर है। अब देखो इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, जैसे कि लेविस अप्रोच, केमिकल बॉन्डिंग, किस तरीके से ये बॉन्ड वगैरह बनते हैं। ठीक है, किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है तो किस तरीके से होगा वो फॉर्मेशन। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेटा, वो पढ़ेंगे कि अभी तक आप सबके मन में डाउट रहता होगा कि भाई इसका ये पर्टिकुलर शेप कैसे होता है। ठीक है, कि जैसे किसी ने बोल दिया कि मेरे पास PCl5 है, किसी ने बोल दिया NH3, तो ये टेट्राहेड्रल शेप क्या होता है, लोन पेयर से ज्योमेट्री किस तरीके से अफेक्ट होती है। तो इन सभी चीजों को हम इसमें कवर करने वाले। ठीक है, तो वो सब आंसर्स मिलेंगे तुम लोगों को इस चैप्टर के अंदर अपनी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट इसमें जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू अ कोवलेंट बॉन्ड, राइट। जिसके अंदर हम लोगों ने एमओटी थ्योरीज पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उससे ये भी प्रूफ होगा कि भाई ऑक्सीजन जो है O2, सभी बोलते हैं कि O2 जो है वो डायामैग्नेटिक है, लेकिन एमओटी थ्योरी ये प्रूफ करती है कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर ऑक्सीजन का निकाला जाए तो बोलते हैं कि भाई ये तो डायटोमिक है, कलर कंपाउंड नहीं बनाएगा, बट एक्चुअली ये कलर कंपाउंड बनाता है। तो उसका रीजन था क्यों भाई, क्यों कलर हो रहा है ये, तो हमने बोला कि नहीं ये पैरामैग्नेटिक है, और इसका आंसर कौन एक्सप्लेन करता है, एमओटी थ्योरी। सो एमओटी थ्योरी को भी डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी हमारी। फिर लास्ट में थोड़ा सा इस चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। सो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है केमिकल बॉन्डिंग। सो अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, दीज टू आर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, राइट। अगर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो, ताकि 12th और 11th के बाकी चैप्टर्स भी हमें बहुत अच्छे से समझ आए, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बने, तो इन 2-3 चैप्टर्स पे तुम्हारा बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। ठीक है, वंस यहाँ से ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं, देन
You don't face any type of problem in chemistry, right? चलो, नेक्स्ट है बेटा, दैट इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, एज अ नेम सजेस्ट, थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज दिस थर्मोडायनेमिक्स बेटा? थर्मोडायनेमिक्स मींस थर्मो, समथिंग रिलेटेड टू हीट, राइट। तो थर्मो मीन्स क्या हो गया, समथिंग रिलेटेड टू हीट। और डायनेमिक मीन्स क्या होता है, दैट इज मोशन, यानी हीट एट मोशन। द स्टडी ऑफ हीट एट मोशन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स, इट्स सिंपल, ठीक है। तो स्टडी ऑफ हीट एट मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो इसमें हम लोग केमिकल पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का कवर करने वाले हैं। अब इस केमिकल पार्ट का मतलब क्या है? केमिकल पार्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे इससे पहला वाला जो चैप्टर था, ठीक है, फिर से जो पहला वाला चैप्टर था उसमें हम लोग क्या कवर कर रहे थे, तो उसमें हम लोग कवर कर रहे थे बेटा, उसमें हम लोग अपना कवर कर रहे थे, एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। जो आपका फिजिक्स होगा ना, फिजिक्स के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, पर वो जो थर्मोडायनेमिक्स होगा वो थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिकल वे का थर्मोडायनेमिक्स होगा, ठीक है। उसके अंदर आप लोग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इन सब के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ने वाले हैं, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल्स, राइट। सो यहाँ पे हम लोग केमिकल की उसका क्या कॉम्पोजिशन होगा, केमिकली कैसे डिफाइन होगा, तो उन सब चीजों को हम यहाँ पे कवर करने वाले, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे आप सबको क्लियर हो रहा होगा छोटी छोटी चीजें। यस आदित्य, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना है बेटा? नो, चल, गुड। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे पूरा अपना डिटेल में कवर करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर सिस्टम, सराउंडिंग, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। स्टेट फंक्शन या टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में कवर करने वाले हैं, राइट। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, इन सभी लॉज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा क्या होता है, हेस लॉ है, एंथैल्पीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, गिव्स फ्री एनर्जी। इन सभी चीजों को कवर करेंगे। तो वंस हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होगी। तो ये तो कुछ 11th से थी बेटा, मतलब 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन था। क्या क्या, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये सारा मैंने 11th क्लास से बताया आपको। अब 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री का क्या पोर्शन होगा? सो जो 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन होने वाला है, वो है आपका, ये देखो, वो है हम लोगों का यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री से सॉल्यूशन, ठीक है। सो हमारा जो पोर्शन होगा वो क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन होने वाला है हम लोगों का इस वाले चैप्टर से, कि सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। एंड ये चैप्टर का नाम है बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे कवर करेंगे, उसको देख लो एक बार फटाफट। सो या, दिस इज डन, गुड। सो सॉल्यूशन, सो सबसे पहले हमारा आएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंट मेथड, मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई सॉलिड को सॉलिड में डालेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड को गैसेस में डालेंगे तो क्या बनेगा, उसी तरीके से लिक्विड को फिर लिक्विड में डालें, लिक्विड को गैस, लिक्विड को सॉलिड, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ट्रू सॉल्यूशंस का, तो उसको हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज कवर करेंगे, कि भाई लिक्विड लिक्विड मिलेगा तो क्या क्या वेपर प्रेशर में क्या फिनोमिना देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग शायद थोड़ा सा पहले चैप्टर जो 11th का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें भी पढ़ के आएंगे कि अलग अलग मैथड, डिफरेंट मैथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, लाइक मोलैलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द रॉल्स लॉ। तो इन सभी चीजों को हम लोग वहां पे कवर करने वाले, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ रहा है आपको ये चीज? क्लियर करो बेटा एक बार। हम्म, चलो, वेरी गुड। आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा ना, वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है वैशिका, वेरी गुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पढ़ेंगे हम लोग इसमें, वो होगा हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग कवर करेंगे कि अपनी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरीके से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं, एंड ऑल दिस थिंग,
ठीक है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करती है और इंडिपेंडेंट होती है उसके नेचर पे, शेप पे, साइज पे, दिस इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। सो थोड़ा सा हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। डन। कि कॉलिगेटिव चार पांच तरीके की होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारा ये, जो सॉल्यूशंस के अंदर करेंगे। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो हम लोग का सॉल्यूशन होता है वो क्या है, वो बेसिकली हम लोग की एक ऐसी चीज है जो हमें ऐसे समझना है कि भाई ये इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड टर्म्स रिलेटेड चीजों को हम कवर करेंगे बस। ठीक है। और किसी चीजों को नहीं, बस उससे रिलेटेड कंसेंट्रेटेड टर्म्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर है? नहीं, माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, एक बार कंफर्म कर दो फटाफट। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था इधर। मेरी आवाज सभी को आ रही है क्या? यस। चलो समृद्धि, गुड, वेरी गुड। चलो बेटा, गुड, थैंक यू। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। फिर आएगा हम लोग का एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो एक हमारा चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? सो बेसिकली इस इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग जो चीजें कवर करेंगे वो हो जाएगा हम लोग का, जैसे कि मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व इन द फिजिकल प्रॉब्लम। मतलब बेसिकली ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना, ये दो पार्ट्स में होगा। एक को बोलेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और एक को बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 11th में ही करना है। ठीक है, ये 11th में ही कवर करना है इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि कोई आप रिएक्शंस पढ़ रहे हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया है ना, ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया जब क्या होता है कि कभी कभी रिएक्शंस होती हैं और जितना प्रोडक्ट बन रहा है ना, उतना ही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाने लग जाता है एक ही टाइम पे। तो हम लोगों को लगता है कि भाई ये रिएक्शन तो हो ही नहीं रही, बट एक्चुअल ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट जितने अमाउंट से बन रहा है, जितनी तेजी से, उतनी तेजी से रिएक्टेंट भी वापस बन रहा है। तो हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन रुक गई है, बट ऐसा नहीं है। जितना प्रोडक्ट उतना रिएक्टेंट। सो अब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तो हमें क्या करना होता है, इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा किसी तरीके से डिस्टर्ब करना है, क्योंकि आप तो ये चाहते हो ना कि प्रोडक्ट बने, ये थोड़ी चाहते हो कि प्रोडक्ट दोबारा आपको रिएक्टेंट दे दे। तो बस इस चैप्टर में हम लोग यही सब तरीका सीखेंगे कि मान लो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। सर कैन यू प्लीज रिपीट? ओके। मैंने ये बोला बेटा, ये इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये ए प्लस बी है, दोबारा बता रहा हूँ सुनना ध्यान से, और ये दे रहा है सी प्लस डी, है ना। मतलब इधर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और इसको क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ऐसे समझ लो कि जैसे आप लोगों ने वाटर लिया और वाटर से आइस बना रहे हो। ठीक है, वाटर से आइस बना रहे हो। तो तुम्हारा इस समय टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट है आइस बनाना। सही बोला ना? टारगेट क्या है आप लोगों का बेटा? आइस बनाना। जब आपका टारगेट आइस बनाने का है, टारगेट क्या बनाना है? आइस। और मैं बोल रहा हूँ कि जितना आइस बन रहा है ना, वो दोबारा फिर रिएक्शन करके वाटर दे दे रहा है।
तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि कितना आइस बना कितना वाटर बना, हो तो बराबर वैसा का वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि आइस बन रहा है फिर वो आइस दोबारा हमें वाटर दे दे रहा है। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितना रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का हो रहा है उतना ही रेट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का भी होने लग गया। तो हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है वो बंद हो जाए, सिर्फ आइस ही आइस मिले, दोबारा पानी में कन्वर्ट ना हो। तो इन्हीं सब तरीके को इनकी चैप्टर्स के अंदर पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो उसको ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर हम लोग इन सब चीजों को कवर करेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इक्विलिब्रियम अगर हो जाए तो उसको हम डिस्टर्ब कैसे करेंगे, मतलब उस इक्विलिब्रियम को हटाएंगे कैसे। तो इन सभी चीजों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में, जो आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट आएगा। एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशंस कैसे बनी थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और वीक सॉल्ट में क्या फर्क है, इन सभी चीजों को कवर करने वाले। तो एक बार बताओ मेरे को, अब क्लियर हुआ बेटा जो पूछ रहे थे आप? अभी तो हम लोग सिर्फ आइडिया ले रहे हैं ना कि हर चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। जब एक बार स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को बाकी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अभी तो मैं पूरा 11 से 12 तक का पूरा आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो, उसी तरीके से एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक और पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स, ठीक है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या है यहाँ पे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? बताओ, कोई बताएगा व्हाट इज डू यू मीन बाई रेडॉक्स? ये नाम तो सुना होगा ना रेडॉक्स का, कि रेडॉक्स क्या मतलब क्या होता है, रेड ऑक्स। कोई भी बताना चाहता हो? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, गुड। वेरी गुड बेटा। यानी जहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है एक ही रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। जो रिएक्शन एक साथ टेक्स प्लेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ठीक है। चलो, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ये पूरा 12th का पार्ट है, 12th क्लास में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और रेडॉक्स रिएक्शन जो है बेटा वो 11th का पार्ट है, ठीक है। 11th में एक छोटा सा चैप्टर है रेडॉक्स। तो इस रेडॉक्स के अंदर पढ़ना क्या है, बेसिकली इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, और बैलेंसिंग करना सीखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मान लो कोई आपको इक्वेशन दे रखी है, उसको आपको बैलेंस करना है, तो आप किस तरीके से बैलेंस करोगे एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। सो बैलेंसिंग वगैरह को यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता रेडॉक्स में। नॉर्मली ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर समझ रहे हो? ऑक्सीडेशन नंबर समझ रहे हो कैसे निकालते हैं? देखो, एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि मान लो किसी ने बोला KMnO4 है, ठीक है, KMnO4। तो बोलेगा इस पे बताओ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको ऐसे अंडरलाइन दे देगा, बोलेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो हमें पता है पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है, इसका भी रूल होगा जो आप पढ़ोगे, अभी के लिए थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे आपको पता है पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, तो पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, मैग्नीज का एक्स हो गया, और O कितना है बेटा, 4 O है ना। तो -2, वैलेंसी -2 होती है ना ऑक्सीजन की, तो -2 × 4 -8 हो गया, इज इक्वल टू 0 रखो, क्योंकि ऊपर तो कोई चार्ज वगैरह नहीं दे रखा ना। तो एक्स कितना आ गया बेटा, 8 - 1, दैट इज 7। यानी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +7। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह हम लोग निकालते हैं। तो ये सब चीजें भी इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल दिस थिंग। क्लियर है? उसके बाद से हम चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम लोग करने वाले हैं कोलास लॉ एंड एप्लीकेशन को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल में पूरा ये पढ़ना है कि किस तरीके से केमिकल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे।
एक पार्ट तो ये पढ़ेंगे कि भाई अगर हमारे पास केमिकल दे रखा है, जैसे बैटरी हो गई, ये हमारा जो इन्वर्टर में बैटरी लगता है, जो टॉर्च में बैटरी लगता है, जो रिमोट वगैरह में बैटरी लगता है, तो बैटरी जो है वो केमिकल्स का यूज करके किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ केमिकल कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब केमिकल एनर्जी को किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें। और एक पोर्शन इसमें ये भी पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस को कैसे करा सकते हैं। तो ये सब पूरा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर करने वाले हैं। अब देखो, नेक्स्ट आता है हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। सो इस केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना होता है, नाम से ही पता लग रहा होगा आप सभी को, केमिकल काइनेटिक्स मतलब केमिकल का रेट निकालेंगे। ठीक है, यानी इस पूरे चैप्टर में हमारा एक ही फोकस होगा कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट क्या है ना, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। यानी द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट, और वी से फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, इन सब के बारे में पता करेंगे। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शंस, रेट लॉ हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यानी ओवरऑल जो फोकस है, अगर एक वर्ड में मैं बोलूं कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, इस चैप्टर के अंदर हमें रेट ऑफ रिएक्शंस को पढ़ना है, कि कोई भी रिएक्शन हो रही है उसका क्या रेट है, कितनी स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है, या क्या कहानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा आपका केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट आता है सरफेस केमिस्ट्री, जो इस साल 2024 का जो जेई का पेपर और नीट का, उसमें ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 2024 वाले में। सो वैसे बेसिकली क्या पढ़ते हैं, आइडिया तो सबका होना चाहिए हमें। सरफेस केमिस्ट्री नाम ना, सरफेस केमिस्ट्री यानी सरफेस लेवल। तो बेसिकली आप लोगों ने दो चीज सुनी होगी, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। एक तो एबी से होता है एब्जॉर्प्शन, और एक एडी से होता है एडसॉर्प्शन। ठीक है, एब और एडसॉर्प्शन, क्लियर है। अब देखो, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में क्या फर्क है, बताओ। एब्जॉर्प्शन में और एडसॉर्प्शन में क्या फर्क है। फर्क ये है, जैसे मैंने बोला कि मान लो आपके पास कोई लेट्स से कोई पॉलिथीन है, राइट। दिस इज पॉलिथीन, पॉलीबैग है कोई। तो इसको मैं बोल रहा हूँ पॉलीथीन। तो पॉलीथीन है आपके पास, और यहाँ पे थोड़ा सा आपने पानी डाला, क्या होता है, कोई बताएगा। थोड़ा सा अगर वाटर डालोगे, सिर्फ ऊपर का सरफेस ही वेट होगा ना बेटा, ये वाला जो ऊपर का सरफेस है वही वेट होगा, नीचे वाला तो ड्राई रहेगा। ये तो बिल्कुल ड्राई रहेगा, यही वेट होगा, बस जो ऊपर वाला सरफेस है यही वेट होगा, बाकी तो ड्राई रहना है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एडसॉर्प्शन। दिस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का मतलब है सिर्फ सरफेस फिनोमिना, जिसमें सिर्फ सरफेस का अफेक्ट हो। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास कोई पेज है, आपके कोई कॉपी का पेज है, बुक का पेज है, ठीक है, यानी आपके पास कोई पेज है, इस पेज पे आपने वाटर डाल दिया, तो क्या होगा, ये पूरा पेज वेट हो जाएगा, है ना। इसमें तो फिर नहीं आएगा ना कि सरफेस ऊपर वाला या नीचे वाला, पूरा पेज ही वेट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। यानी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फिनोमिना है, मतलब पूरे बॉडी के अंदर हो रहा है। और जो एड्सॉर्प्शन है वो है सरफेस फिनोमिना, जो सिर्फ सरफेस सरफेस लेवल पे होगा। सो उसको हम लोग एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे, क्योंकि नाम ही है ना चैप्टर का, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस लेवल। तो सरफेस लेवल पे क्या आएगा भाई, सरफेस लेवल पे तो यही आने वाला है, तो इसीलिए हम लोग इसमें इसी को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, ना कि एड्सॉर्प्शन के बारे में। क्लियर है। उसके बाद से थोड़ा सा कोलाइडल के बारे में बात करेंगे कि भाई ये कोलाइड्स क्या होते हैं। कोलाइड का भी बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है। आप देखते हो कि स्काई का कलर हम लोग को ब्लू दिख रहा है ना, जबकि ऊपर का ऐसे कोई नॉर्मली पूछे कि क्या स्काई का कलर क्या है, कुछ नहीं है कलर। एक्चुअल आप जाओगे ऊपर तो सब कुछ ब्लैक 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 ही दिखेगा। ये तो हमारे एटमोस्फेयर के चलते हमें थोड़ा सा स्काई कलर का, जो स्काई है वो कैसा दिखता है, थोड़ा सा ब्लूइश कलर का दिखता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल है जो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। कोलाइडल पार्टिकल क्या है बेटा, जैसे धूल, मिट्टी, कण, ये सब कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में आते हैं, जो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। सोचो अगर ये कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं होते तो शायद हमें ये आसमान का कलर भी नहीं दिखाई देता, हमें सब कुछ ब्लैक ब्लैक ही दिखाई देता। ठीक है, इसीलिए जब देखते हो स्पेस में लोग जाते हैं बहुत ऊपर, तो उनको सब कुछ ब्लैक ब्लैक, वहां पे एटमोस्फेयर नहीं है। एटमोस्फेयर नहीं है तो ये धूल, मिट्टी, कण, ये सब कोलाइडल पार्टिकल नहीं है। तो जब तक कोलाइडल पार्टिकल नहीं होंगे, जब तक वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप किसी भी व्हीकल्स में चले जाओ,
गाड़ी है, बाइक है, आपने उसके लाइट को जलाया, है ना, जब गाड़ी की लाइट चलाते हैं या बाइक की लाइट चला रहे हैं, देखते हो लाइट ऐसे फैल जाती है। वो फैल क्यों रही है? क्योंकि वहां पे धूल मिट्टी के पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, उस लाइट को स्कैटर्ड कर दे रहे हैं, फैला दे रहे हैं, ठीक है। तो उस लाइट को स्कैटर्ड या फैला दे रहे हैं, जिसके चलते ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पूरा कोलाइडल पार्टिकल के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ये चीज? हम्म। चलो। चलो, वेरी गुड। फिर हमारा शुरू होगा बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हमारा शुरू होता है इनऑर्गेनिक। सो जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ना, बेसिकली वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, याद रखना। जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था, वो ज्यादा पार्ट कैसा था? न्यूमेरिकल। उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। मतलब वो केमिस्ट्री में भी तुम्हें खूब भर भर के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जो अभी हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट को डिस्कस किया, ठीक है। तो उसमें खूब सारे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं आप लोगों को भर भर के। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ याद करना होता है, बहुत मेमोरी वाला टाइप का है ये, ठीक है। बहुत कुछ चीजें आपको इसमें याद करनी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखो क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। कि भाई पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में आपका है कि इसमें पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कि भाई पूरा पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे एलिमेंट अरेंज है, किसको कौन कौन सा ग्रुप बोलते हैं। तो ये तो हम 11th में डिस्कस कर लेंगे, बहुत सिंपल चैप्टर है। फिर जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन आता है, जिसके अंदर हम लोगों ने मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, कि भाई मेटल्स को किस तरीके से आइसोलेट करते हैं, ठीक है। मेटल को आइसोलेट करने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम लोग मेटल को आइसोलेट करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट आता है हम लोग का जनरल प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं। सॉरी, मैं तो इसकी बात कर रहा था ना, जनरल प्रिंसिपल की। ओके, इसकी। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई किस तरीके से ओर मिनरल से हम लोग अलग अलग मेटल्स बनाते हैं, किस तरीके से अल्मीनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, इन सबको बनाया जाता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि आइसोलेशन मेटल्स का कैसे होता है। फिर देखो हमारे पास एक चैप्टर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे पूरा एक चैप्टर बना दिया, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पूरा हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है, कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 1 में रखें कि ग्रुप 17 में रखें, दोनों से बिहेवियर शो करता है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। फिर हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट आता है पूरा पीरियोडिक टेबल में ना। आप देखोगे एस ब्लॉक दिखेगा, पी ब्लॉक दिखेगा, डी ब्लॉक दिखेगा, एफ ब्लॉक दिखेगा। ये पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो इन सबको हमें कवर करना है, ठीक है। देखो पी ब्लॉक के अंदर हमारे क्या क्या आ गए, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक सारे एलिमेंट्स आते हैं। उसी तरीके से डी ब्लॉक के अंदर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग डी और एफ दोनों को कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आप लोगों के लिए नया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों ने ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, तो ये मान सकता हूँ ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया रहेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, मेटल बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीजों को इसके अंदर कवर करना है। फिर नेक्स्ट एनवायरमेंटल, तो ये भी नहीं है 2024 में, ठीक है। तो 2024 में ये वाला पार्ट भी डिलेटेड पोर्शन में है, जेई और नीट दोनों में से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर आता है हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बच्चों का डर वाला पोर्शन है पूरा। कई बच्चों को ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम होती है, और कई बच्चों को ऑर्गेनिक बहुत अच्छी भी लगती है, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होता, कोई ज्यादा रट्टा नहीं मारना होता। बस आपको अगर कॉन्सेप्ट ध्यान है, मैकेनिज्म क्लियर है, तो आप इसको कर सकते हो। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे भाई? तो इसके अंदर हम लोगों ने पहला तो जीओसी चैप्टर पढ़ते हैं, जिसके अंदर प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग से लेके सब छोटी छोटी चीजें, हर चीजों को कवर करेंगे। फिर आएगा इसके अंदर हाइड्रोकार्बन, ये सब 11th का पार्ट है ना, जीओसी और हाइड्रोकार्बन दो चैप्टर ऑर्गेनिक के। ये दोनों चैप्टर 11th में मिलेंगे आप लोगों को। फिर शुरू होता है आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन शुरू होता है फिर, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, जिसके अंदर अब हैलोजन मतलब सीएल ग्रुप लग गया, एफ लग गया, ब्रोमीन लग गया, ये सब 12th ऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, जिसके अंदर हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस सबको पढ़ेंगे। फिर नाइट्रोजन, और लास्ट में आता है पॉलीमर। तो ये भी नहीं है इस बार 2024 के सिलेबस में, इसको भी डिलीट किया गया, ठीक है। तो ये है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। लास्ट में आ जाता है हम लोग का बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये हुआ भाई आपका पूरा सिलेबस का डिस्कशन, ठीक है। अब देखो,
जेई मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, तो आप सबको पता है। जेई मेन एग्जामिनेशन में हमारे जो पेपर होते हैं, तो एक तो बी टेक का होता है हम लोग का पेपर, जिसके अंदर दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में होते हैं 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं, 4 नंबर के सभी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तो सबको 4 4 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 20 में से 20 अटेम्प्ट करने होते हैं, सही के 4 मिलेंगे, इनकरेक्ट का -1 होगा। सेक्शन बी में होते तो 10 क्वेश्चन है टोटल, पर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 5। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 25, और 25 × 4 दैट इज 100, तो 100 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, तो जेई मेन क्लियर है, एग्जामिनेशन कैसे होगा, 20 नंबर का सेक्शन ए आएगा जिसमें 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी होगा, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में कोई भी 5 करने होते हैं, तुम फ्री हो, तो उस 5 लोग को लेके टोटल 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से बेटा आपका नीट का भी होता है सिलेबस, वेट वेट वेट, हाँ, तो इसी तरीके से आपका नीट का भी सिलेबस होता है। तो उसका भी मार्किंग स्कीम भी आप देख सकते हो, मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया, पर उसका भी मार्किंग स्कीम क्या होता है कि 80 80 मार्क्स के तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं, बाकी 180 के हमारे 180 के ये आते हैं, दैट इज बॉटनी और जूलॉजी यानी बायोलॉजी दोनों। टोटल 720 का पेपर होता है। तो ये है बेटा आपका पूरा क्लासिफिकेशन। सो क्लियर है यहाँ तक सभी को, एक बार कंफर्म करो फटाफट, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। डन। हम्म, चलो वेरी गुड। सो अब नेक्स्ट क्लास जो अपना शेड्यूल होगा, दैट इज टुमारो। तो कल से हम लोग अपना शेड्यूल स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से, जो भी चैप्टर होगा शेड्यूल में वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ट्राई करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करने का पहले। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी निकला है हमारा। सो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वहां से स्टार्ट करेंगे कल से, आज मैंने तुम्हें पूरा आइडिया दे दिया है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हो गई, और पीपीटी को मैं शेयर कर सकता हूँ, हाउ मच टाइम, या हाँ। सो बेटा करेंगे ट्राई कि जल्दी जल्दी हमारा कंप्लीट हो, प्रायोरिटी चैप्टर को पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो मेन मेन चैप्टर्स है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक, सो मिलते हैं कल और फिर अपना शुरू करते हैं। सो आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा सभी को। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू ऑल।